एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर समझा। हमने ये समझा कि कंपनी शेयर्स किस तरह इशू करती है, उसको किस तरीके से हम अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और फिर हमने डिबेंचर्स के भी बारे में एक डिस्कशन थोड़ा सा किया। इसके अलावा हमने डिविडेंड की अंडरस्टैंडिंग ली। काफ़ी सारी हमने चीज़ें पिछली क्लास में डिस्कस की। कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी मज़ीद हमारे रहते हैं डिस्कस करने को, जिसमें से एक है टाइप्स ऑफ शेयर इशू। देखो, होता क्या है कि कंपनी को अगर इन्वेस्टमेंट रेज करनी है इनिशियल लेवल पे, तो वो शेयर्स इशू करती है और क्या कहते हैं, उसके पास शेयर होल्डर्स आते हैं और कुछ लोग उस कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं। अच्छा, फिर सब्सिक्वेंटली कंपनी के लिए ये चीज़ मुश्किल होती है कि वो बार बार जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफ़र करे जब भी उसको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है। उसका रीज़न क्या है कि ऑफरिंग शेयर्स टू जनरल पब्लिक इज़ यूजुअली अ वेरी, क्या कहते हैं, लेंदी, टाइम टेकिंग एंड एट द सेम टाइम इट्स अ कॉस्टली एफर्ट। इसके अंदर खर्चा भी अच्छा खासा होता है। हमारी ये सारी चीज़ें सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर बताऊँ तो, कि जो भी उस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल लॉज हैं उस कंट्री के, वो नॉर्मली रिक्वायर करते हैं कि यार आपने कोई प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना है। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि यार आपको एक तरीके से एक कंपनी की प्रोफाइल लोगों को बतानी है, तो वो प्रोफाइल की डेवलपमेंट के ऊपर, तो वो प्रोफाइल को चेक कराया जाता है किसी वेरीफायर से, फिर प्रोफाइल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फिज़िकली भी, और क्या कहते हैं कंपनी की वेबसाइट के ऊपर। फिर क्या कहते हैं, मज़ीद आपके ऊपर कुछ रेगुलेटरी इम्प्लिकेशंस होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होती हैं। फिर इसके बाद जाके आप कंपनी को अपने क्या कहते हैं, एक कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर कर सकती है। तो नॉर्मली टाइम भी लगता है और कंपनी के एडिशनल कुछ खर्चे भी होते हैं। अच्छा, अब कंपनी को इन्वेस्टमेंट भी थ्रू इक्विटी ही करनी है, और कंपनी चाह रही है कि यार इतना ज़्यादा खर्चा भी ना करना पड़े। तो कंपनी के पास फिर एक ऑप्शन बचता है। वो ऑप्शन ये है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही बोले कि यार हमारी कंपनी में मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर लो। अच्छा, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, इनको जब आप ऑफर करते हो टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, टू बाय मोर शेयर्स ऑफ द कंपनी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं राइट्स इशू। इसके अंदर होता है क्या है, जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो कि एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं कंपनी के, उनको राइट दिया जाता है कि हमें इन्वेस्टमेंट रेज करनी है, एंड एज यू आर ऑलरेडी द इन्वेस्टर, ऑलरेडी द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो आपको हम राइट दे रहे हैं कि आप सबसे पहले इस कंपनी के अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सको। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू द शेयर होल्डर्स, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अच्छा, अब राइट्स इशू किया कैसे जाएगा? राइट्स इशू को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, एग्जांपल हम ये सब कहते हैं कि लेट्स से एक कंपनी 4 साल 5 साल से, ये कहते हैं, अपना बिजनेस कंडक्ट कर रही है, और अब उसको मज़ीद कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से रेज करती है? लेट्स से हम कहते हैं कि एक कंपनी के ऑलरेडी जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, द ओल्ड नंबर ऑफ़ शेयर्स, दैट इज़ फॉर एग्जांपल 100,000। एक कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं। अच्छा, उन शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या है या पार वैल्यू क्या है? तो पार वैल्यू है, लेट्स से इट इज़ $10 पर शेयर। वो $10 होती है। अच्छा, $10 हो गई। इसके अलावा अब कंपनी राइट्स इशू करने जा रही है, तो राइट्स इशू टिपिकली एग्जाम में कुछ इस तरह बताया जाता है कि राइट्स इशू वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के हर 4 शेयर्स जो एग्जिस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट एक नया शेयर इशू किया जाएगा। तो अगर टोटल नंबर पे बात की जाए तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको एक रेशो से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर कंपनी कह रही है कि फॉर एवरी 4 शेयर्स एक नया शेयर इशू करना है, तो अभी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी के? अभी हैं 100,000 शेयर्स। तो टोटल नए शेयर्स कितने इशू हो जाएंगे? हम उसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं, और इसको हम थ्रू क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, कितने नए शेयर्स हो जाएंगे? आई गेस ये 25,000 बनने चाहिए। यस, तो कंपनी राइट्स इशू के थ्रू 25,000
न्यू शेयर्स इशू करने जा रही है। अच्छा, और राइट शेयर में क्या होगा, कंपनी यही जो 100,000 शेयर के जो ओनर्स हैं इन्हीं को सबसे पहले ऑफर करेगी और बोलेगी कि हम 25,000 मजीद शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, यू गाइज हैव द अपॉर्चुनिटी, यू गाइज हैव द फर्स्ट राइट टू परचेज दीज शेयर्स। अच्छा, अब इस राइट के अंदर ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कोई ना कोई बेनिफिट भी मिल रहा होता है। वो बेनिफिट किस तरह मिलता है कि मान लेते हैं कि एट द डेट ऑफ राइट इशू, लेट से राइट इशू हुआ है एट फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2026 के ऊपर। अच्छा, 1 जनवरी 2026 पे कंपनी के लेट से शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पार और द नॉमिनल वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट वैल्यू के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर या मार्केट में उन कंपनी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, आज के दिन वो कंपनी के शेयर्स किस वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो लेट से कंपनी के वो शेयर्स की वैल्यू है मार्केट की $18 पर शेयर, यानी कि मार्केट में उस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है एंड पीपल आर एक्चुअली विलिंग टू पे $8 टू परचेज द शेयर ऑफ दैट कंपनी। अच्छा, अब इसमें बेनिफिट क्या होगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। कंपनी नॉर्मली इस तरीके से एक प्राइस डिसाइड करती है कि मार्केट वैल्यू से थोड़े से कम पैसों के ऊपर राइट्स इशू ऑफर कर देती है। लेट से कंपनी ने राइट इशू किया एट द रेट ऑफ फॉर एग्जांपल $14 पर शेयर। अब इसमें क्या हुआ, कंपनी ने डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स ऑफर कर दिए। तो इससे बेनिफिट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी मिल गया कि उनको ₹4 सस्ता मार्केट से अपनी कंपनी का शेयर खरीदने को मिल रहा है। तो उनको दो बेनिफिट्स हैं, एक तो उनकी इक्विटी बढ़ सकती है उस कंपनी में, और सेकेंडली वो अगर कुछ कमाना चाह रहे हैं तो वो सिंपल ये भी कर सकते हैं कि ₹14 का शेयर खरीदा और ₹18 का मार्केट में जाके बेच दिया, तो ₹4 का उनको वहाँ पे एक फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, अब इसको रिकॉर्ड किस तरीके से करना है। इसको रिकॉर्ड सिंपल इस तरीके से करना है कि सबसे पहले तो ये पता चले कि कंपनी के पास आखिर पैसे कितने आ रहे हैं। तो भाई कंपनी के पास पैसे आएंगे कितने, $14 पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, न्यू शेयर्स आर 25,000। तो यानी कि यू विल मल्टीप्लाई 14 विद 25,000 विच वुड कम अप टू $350,000। ठीक है भाई, तो कंपनी ने राइट्स इशू से $350,000 की इन्वेस्टमेंट रेज की। अब इस इन्वेस्टमेंट को कैसे रिकॉर्ड करना है, उसी तरीके से इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, उसी तरह हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होगा जैसे हमने नॉर्मल शेयर्स के इशू को रिकॉर्ड किया है। कैसे करना है अभी देख लेते हैं। क्या करेगी कंपनी, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, कितने आएंगे भाई, $350,000 आएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें से कुछ पैसे मेरे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में जाने चाहिए और कुछ पैसे मेरे शेयर प्रीमियम के अंदर जाने चाहिए। भाई ये कैसे पता चलेगा शेयर कैपिटल में कितने जा रहे हैं, शेयर प्रीमियम में कितने जा रहे हैं। भाई मुझे पता है मेरे शेयर की नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू कितनी है, विच इज़ $10। 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं मैंने, तो शेयर्स की ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर कितनी वैल्यू रिकॉर्ड होगी, 250,000, दिस इज़ द नॉमिनल वैल्यू। अच्छा, प्रीमियम कितना मिल रहा है, पूरे $8 तो नहीं मिल रहा, लेकिन आप $4 तो ले रहे हो प्रीमियम, तो दिस $4 का प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 25,000 शेयर्स, तो $100,000 वुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन द शेयर प्रीमियम सेक्शन ऑफ द इक्विटी। आई होप राइट्स इशूड जो अभी हमने डिस्कस किया इसकी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अच्छा, राइट इशू के अलावा कंपनी एक और तरीके के शेयर्स इशू करती है, उसको क्या कहते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। दैट इज कॉल्ड बोनस इशू। कंपनी कभी कभी बोनस शेयर्स इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अच्छा, बोनस इशू का मतलब क्या है, ये ऐसे शेयर्स हैं दैट आर इशूड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमारे शेयर्स इशू हो जाते हैं, इनके अगेंस्ट हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते। फ़ायदा क्या हुआ, लॉजिक क्या हुई शेयर इशू करने की। शेयर इशू नॉर्मली हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक तरीके से
एक बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए दिया किया जा रहा होता है। अच्छा, तो होगा क्या, इससे कंपनी की क्या इक्विटी में कोई इंक्रीज आएगा? नहीं, कोई भी इंक्रीज नहीं आएगा। या कोई डिक्रीज आएगा? कोई डिक्रीज भी नहीं आएगा। हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर शायद कहीं से पैसे उठ के दूसरी जगह पे सिंपल पार्क हो जाएंगे, दैट्स इट। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। भी लेट्स से एक कंपनी के अभी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल 200,000 नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है? नॉमिनल वैल्यू हम मान लेते हैं कि उस शेयर की नॉमिनल वैल्यू है अगेन $10 पर शेयर। ठीक है, अच्छा, उस कंपनी के अभी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर कितने पैसे होने चाहिए या कितने पैसे रखे होंगे? तो भाई पता चलता है उस कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर जो पैसे रखे हैं दे आर $2 मिलियन। ठीक है भाई, ये कैसे आया? ये सिंपल 200,000 को 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, क्या कंपनी के शेयर प्रीमियम में भी कोई पैसे हैं? तो हाँ, कंपनी के शेयर प्रीमियम में हम अज्यूम कर लेते हैं कि यार $300,000 रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब बोनस शेयर इशू में होता क्या है, हमने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ एक्स्ट्रा शेयर सिंपली इशू कर देने, उनको प्रोवाइड कर देने। कैसे प्रोवाइड करेंगे हम इस तरह प्रोवाइड करेंगे कि अगेन हमें बताया जाएगा कि किस रेशो में या किस बेसिस के ऊपर नए शेयर्स इशू हो रहे हैं। सो लेट्स से बताया जाता है कि बोनस शेयर्स विल बी इशूड ऑन द basis of let's say 1 share for every 8 existing shares। कि भाई कंपनी हर 8 शेयर्स के बदले में एक नया शेयर कंपनी इशू करने जा रही है। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करना है? उसी तरह से हम अपने पास एक रेशो बना लेंगे और इस रेशो को हम रेशो के थ्रू हम नंबर ऑफ शेयर्स एज अ बोनस इशू हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करना है कि भाई 8 शेयर्स के बदले में एक शेयर मिल रहा है। अभी कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? अभी हैं 2 लाख शेयर्स। ठीक है भाई, तो एक नया आ जाएगा तो कितने नंबर हो जाने चाहिए? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोबारा से कर लेते हैं तो मेरे पास आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए 200,000 डिवाइड बाई 8, मेरे पास आ गया 25,000 न्यू शेयर्स। 25,000 शेयर्स एज बोनस अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, 25,000 शेयर मिल रहे हैं। किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करना चाहिए? कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए? मैंने तो बोला है कि यार इससे ना इक्विटी में कोई इंक्रीज आ रहा है ना ही इक्विटी में कोई डिक्रीज आ रहा है। सिंपल हम पैसे एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे। सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि भाई कितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो इसको पता करते हैं। तो भाई बोनस शेयर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। तो भाई कितने बोनस शेयर्स, पहले तो नंबर देख लेते हैं कितने इशू किए हैं, 25,000। अच्छा, अब बोनस शेयर की जो वैल्यू है वो हम मार्केट वैल्यू कभी भी नहीं लेते भाई। ये कंपनी एज अ बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। वी ऑलवेज टेक द नॉमिनल वैल्यू, द पार वैल्यू, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। कंपनी उसी वैल्यू के ऊपर ही हमेशा बोनस शेयर्स को इशू करती है। अच्छा, तो भाई एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है दैट इज $10 पर शेयर, यानी कि कंपनी टोटल $250,000 के बोनस शेयर्स इशू करने जा रही है। अच्छा, अब ये बोनस शेयर्स कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पे जाएगा? देखो, बोनस शेयर्स की वजह से एक चीज़ तो है कि यार नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। पहले हमारे 200,000 शेयर्स थे, नाउ देयर विल बी 25,000 मोर शेयर्स, यानी कि देयर विल बी अ टोटल ऑफ 225,000 शेयर्स।
अब ये 225,000 शेयर्स की वैल्यू मेरे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में तो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एक ऐसा बैलेंस है जो कि हमेशा रिफ्लेक्ट करता है टोटल शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू को। अच्छा, अभी टोटल शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है कि यार 2 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपये एक शेयर की वैल्यू बनती है, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में टोटल 2 मिलियन पार हुए हैं हमें। लेकिन क्योंकि अब 25,000 मजीद शेयर्स इशू हो जाएंगे, तो अब ये बैलेंस हमारा, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एडजस्ट करने के लिए होगा क्या, होना ये चाहिए, एक चीज़ तो ये है अंडरस्टूड कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज़ करना चाहिए। तो ठीक है, इसको सबसे पहले हम कर देते हैं इंक्रीज़। कैसे इंक्रीज़ करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को हम करवा देंगे क्रेडिट। कितने अमाउंट से, $250,000 से। ठीक है। अच्छा, अब उसूलन होता ये है कि ये पैसे हम किसी और जगह से उठा के लाते हैं और वो कोई और जगह कैपिटल का ही पार्ट होती है, कंपनी की इक्विटी का ही पार्ट होती है। अच्छा, उसके अंदर हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हमेशा हमेशा हम पैसे शेयर प्रीमियम में से ही ट्रांसफ़र करें। शेयर प्रीमियम के अंदर जो पैसे हैं, वी विल सिंपली डेबिट द शेयर प्रीमियम और उस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर। तो यहाँ पे अभी मेरे शेयर प्रीमियम में पैसे हैं कितने, तो भाई मेरे पास हैं $3 लाख। इसका मतलब ये है कि आई हैव इनफ मनी, कितने पैसे, $250,000 टू ट्रांसफ़र टू द शेयर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे शेयर प्रीमियम को डेबिट कर दूंगा बाय 250,000 और उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कर दूंगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को। तो होगा क्या, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज करे क्या, रीज़न क्योंकि 25,000 मज़ीद न्यू शेयर्स इशू हुए हैं, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का हमें बैलेंस एडजस्ट करना था और उसके अगेंस्ट शेयर प्रीमियम का बैलेंस हमने कम कर दिया क्योंकि कहीं से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और वो कहीं में सबसे पहले हम इक्विटी सेक्शन के अंदर शेयर प्रीमियम से ही पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, इससे ओवरऑल कंपनी के इक्विटी के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा। 25,000 शेयर की 2.5 लाख पैसे एक जगह पे रखे हुए थे, वो उठा के दूसरी जगह पर ले आए। इवेंचुअली पैसे कंपनी की इक्विटी में ही रहे, ना वो लाइबिलिटी बन गए, ना उससे हमने कोई एसेट ख़रीदा, हमने कोई काम नहीं किया, कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, कोई कैश का इनफ्लो नहीं हुआ। सिंपल हमने रीस्ट्रक्चरिंग की अपने इक्विटी की और एक जगह से पैसे उठा के हमने दूसरी जगह पे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, दैट्स इट। अच्छा, तो बोनस इशू का फ़ायदा क्या होता है, देखो बोनस इशू का फ़ायदा ये होता है कि कंपनी कैश का आउटफ्लो किए बगैर अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर देती है। कैसे, कंपनी को शेयर होल्डर्स को खुश करना है तो कंपनी डिविडेंड पे करती है, डिविडेंड के लिए कंपनी के पास कैश का आउटफ्लो होता है। अच्छा, कंपनी चाह रही है कि यार अभी वो कैश का आउटफ्लो ना करे, क्या वजह हो सकती है, हो सकता है कंपनी के पास इनफ कैश अवेलेबल ना हो, प्रॉफिट तो हो लेकिन कैश अवेलेबल ना हो, या फिर कंपनी कुछ फ्यूचर में एक्सपेंशन के प्लान्स रखती हो कि यार हमने नई फैक्ट्री लगानी है, हमने नई ब्रांचेस ओपन करनी है, वट एवर, हमने कोई ख़र्चा करना है, कैपिटल नेचर का ख़र्चा करना है, बड़ा ख़र्चा, तो हमें उसके लिए पैसे सेव करने हैं। या किसी भी और रीज़न की वजह से कंपनी चाह रही है कि यार अभी हम अपने पास कैश बचा के रखें, हम कैश को ज़्यादा यूज़ ना करें। तो क्या कर रही है कंपनी, यहाँ पे कंपनी ने बोला ठीक है हम डिविडेंड नहीं देते, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू कर देते हैं। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इससे फ़ायदा क्या होगा, एक बंदा जिसके पास 10 शेयर्स थे, मान लेते हैं उसके पास इस एग्जांपल के तौर पे एक बंदा जिसके पास 8 शेयर्स थे, उसके पास एक नया शेयर आ गया, यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट तो $80 की थी, उसने $80 इन्वेस्ट किए थे, उसको ऑटोमेटिकली $10 का एक शेयर मुफ्त में मिल गया। अब उसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो अपना क्या कहते हैं $90 के शेयर को अपने पास मेंटेन कर ले कि शायद फ्यूचर में ज़्यादा डिविडेंड आ जाए, या अगर उसको आज पैसे चाहिए तो वो एक शेयर मार्केट में जाके बेच दे, मार्केट में हो सकता है 10 से ज़्यादा की वैल्यू पे वो शेयर बिक जाए। जैसे हमने ऊपर राइट्स इशू में देखा था कि यार मार्केट वैल्यू तो $18 थी, तो पॉसिबल है कि हमारा शेयर होल्डर $18 या $16 का वो शेयर जाके स्टॉक एक्सचेंज पे जाके बेच दे, तो उसको उसी वक्त ही बेनिफिट मिल जाएगा, उसको उसी वक्त ही कैश इनफ्लो मिल जाएगा, एंड एट द सेम टाइम कंपनी अपना कैश सेव कर लेगी यहाँ पे। तो हमारे पास सिलेबस में
दो टाइप के शेयर इशू होते हैं। एक राइट्स इशू कहलाता है। राइट्स इशू क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देना जब कंपनी को इन्वेस्टमेंट रेस करनी हो। राइट किस चीज़ का देना? कि वो पहले शेयर्स को खरीद सके, उनको अपॉर्चुनिटी देना। और दूसरा शेयर इशू क्या है? दैट इज़ द बोनस शेयर इशू। बोनस शेयर इशू में ना कोई कैश का इनफ्लो है, ना कोई कैश का आउटफ्लो है। सिंपल आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मुफ्त के नए शेयर्स दे रहे होते हो और वो उनके लिए एज अ बेनिफिट काउंट करते हैं, एज एन ऑल्टरनेटिव डिविडेंड काउंट करते हैं। ये कंपनी कभी अपना कैश बचाना चाह रही है या कंपनी के पास कैश अवेलेबल नहीं है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू कर दें। आई होप ये दोनों शेयर इशू की कहानियाँ समझ में आ रही होंगी।